हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। फ्रेंड्स, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस है उसमें हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था, भारत में वामपंथ आंदोलन। तो वामपंथ आंदोलन को हम आज देखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम इस टॉपिक को केवल देखेंगे कि वामपंथी आंदोलन यानी कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है और कहाँ से होती है। तो वामपंथ शब्द सबसे पहले कहाँ से आया हम देखेंगे। ये फ्रांस से आया था। कार्ल मार्क्स कौन थे। भारत में साम्यवाद का प्रभाव फिर देखेंगे। वामपंथी आंदोलन, फिर भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, एम.एन. रॉय और सत्यभक्त। फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देखेंगे। फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी वामपंथी आंदोलन से प्रभावित थे। समाचार पत्र कौन कौन से थे जो वामपंथी आंदोलन यानी कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट से संबंधित थे, कमियां क्या थी इस आंदोलन की और योगदान क्या था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वामपंथ शब्द की बात करें, वाम शब्द जो है, वाम मतलब कि लेफ़्ट शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति फ्रांस का राजा लुई के समय में हुई थी। यानी कि जब फ्रांस का राजा लुई था तो उस समय वाम यानी कि लेफ़्ट शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, दो वर्ड आते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ़्ट होता है। तो राइट वर्ड इसके लिए आता है जब जनता जो होती है वो राजा की जो भी परंपरागत व्यवस्था होती है उसके साथ समर्थन करती है, तो उसको हम राइट कह देते हैं। लेकिन लेफ़्ट वर्ड उसके लिए आता है जब जनता परिवर्तन की पक्षधर होती है, कि लेफ़्ट वर्ड जब आता है जब राजा की नीतियों से जनता संतुष्ट नहीं होती है और परिवर्तन की मांग करते हैं, तो ये लोग वामपंथी कहलाते हैं। अब कार्ल मार्क्स कौन था, तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन का समाजवादी विचारक था जिसकी पुस्तक है दास कैपिटल। तो ये याद रखना है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स कौन है, एक समाजवादी विचारक है। कार्ल मार्क्स का जो सहयोगी है उसका नाम पूछ लिया जाता है, तो फ्रेडरिक एंजेल जो था वो कार्ल मार्क्स का सहयोगी था, फ्रेडरिक एंजेल। घोषणा पत्र जो था कार्ल मार्क्स का उसको साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया था, तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो कार्ल मार्क्स ने जारी किया था। तो जो साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था कार्ल मार्क्स ने, तो इसने 3 भाग कहा था, मतलब 3 चरणों में कहा था कि 3 चरण होंगे। कि सबसे पहले दुनिया के किसी एक देश में मजदूरों के नेता के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति आएगी। अच्छा, हम साम्यवादी और समाजवाद में पहले फ़र्क समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो समाजवाद और साम्यवाद में फ़र्क क्या होता है कि दोनों ही, समाजवाद भी और साम्यवाद दोनों में समानता ये होती है कि दोनों समाज में समानता चाहते हैं। समानता समाज में बनी रहे, तो समाज में समानता के पक्षधर होते हैं दोनों ही, समाजवाद और साम्यवाद। लेकिन समाजवाद जो है वो वर्ग समन्वय की बात करता है, कि भले ही वो उच्च वर्ग हो, उच्च जाति के लोग हों, या निम्न वर्ग यानी कि निम्न जाति के लोग हों, दोनों में वर्ग समन्वय बना रहे। लेकिन साम्यवाद जो होता है वो समाज में समानता बनाए रखने के लिए वर्ग संघर्ष की बात करता है। साम्यवाद का ये कहना है कि कभी भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में समन्वय स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में हमेशा संघर्ष ही बना रहेगा। तो बात करते हैं कार्ल मार्क्स के साम्यवादी घोषणा पत्र की। तो कार्ल मार्क्स का साम्यवादी घोषणा पत्र क्या कहता है कि सबसे पहले दुनिया का कोई देश होगा जिसमें मजदूरों का एक नेता के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति आएगी। तो ये साम्यवादी क्रांति कैसे आएगी, तो दुनिया में किसी भी एक देश में मजदूरों का नेता के नेतृत्व में साम्यवादी ये क्रांति आएगी, और जो मजदूरों का नेता होगा वो सत्ता स्थापित करेगा, यानी कि सत्ता में आ जाएगा। फिर उसके बाद साम्यवाद की स्थापना होगी, और साम्यवाद के माध्यम से उत्पादन और वितरण पर कब्जा करके समान रूप से संसाधन का विभाजन समाज में समान रूप से कर दिया जाएगा। तो ये कहना था कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स उस समय देखते थे जो भी पूंजीवादी देश है, तो उनमें क्या होता था कि उच्च वर्ग जो है वो उठता जा रहा था और निम्न वर्ग जो है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा था। तो इससे वर्ग में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वर्ग में असमानता बढ़ रही थी, तो कार्ल मार्क्स ने अपने घोषणा पत्र में, साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा था कि दुनिया का कोई एक देश में ये क्रांति आएगी, साम्यवादी क्रांति, जिसमें मजदूरों का एक नेता के नेतृत्व में ये क्रांति आएगी। और जब मजदूरों का एक नेता जो है वो सत्ता स्थापित कर लेगा, तो वो क्या करेगा, उत्पादन और वितरण पर कब्जा करके समान रूप से संसाधनों का विभाजन समाज में कर देगा। इससे समाज में समानता बढ़ेगी। फिर तीसरा चरण क्या होगा इसका, तीसरा चरण जो है वो विस्तार दूसरे देशों में, यानी कि एक देश में जब साम्यवाद की स्थापना होगी तो उसके आसपास फिर और देशों में भी साम्यवाद की स्थापना होने लगेगी।
तो सबसे पहले जो दुनिया की पहली साम्यवादी क्रांति आई थी वो रूस में आई थी, 1917 में आई थी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था किसी एक देश में ज़रूर साम्यवादी क्रांति आएगी, तो इस हिसाब से रूस में पहली क्रांति आई थी। तो दुनिया की पहली साम्यवादी क्रांति रूस में आई थी 1917 में। लेनिन उस समय राष्ट्रपति था रूस का, और रूस जो लेनिन है वो राष्ट्रपति 1917 से 1924 तक रहता है। इसके बाद स्टालिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति आगे बढ़ती है, और स्टालिन जो है 1924 से 1953 तक राष्ट्रपति रहता है रूस का। रूस के बाद फिर चीन में साम्यवादी क्रांति आती है, जिसे जहां माओवाद के रूप में साम्यवादी क्रांति देखी जा सकती है। माओवाद जो है वो चीन में साम्यवादी क्रांति का ही एक रूप है। सीपीसी पार्टी बनी थी, सीपीसी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब बात करते हैं भारत में वामपंथी आंदोलन कैसे शुरुआत हुई थी। तो रूस एवं चीन में जब साम्यवादी क्रांति आई थी, तो इन साम्यवादी क्रांतियों से प्रभावित होकर ये भारत पहुंचा था। कौन सी क्रांति? साम्यवादी क्रांति। तो भारत में सबसे बड़े साम्यवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1920 में ताशकंद उस समय उज्बेकिस्तान जो कि यूएसएसआर में आता था, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो ताशकंद में 1920 में एम.एन. रॉय ने सीपीआईसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसके बाद 1925 में कानपुर में सत्यभक्त के नेतृत्व में सीपीआई की स्थापना की गई थी। सीपीआई मतलब वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये तो ताशकंद की बात है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो ताशकंद में 1920 में एम.एन. रॉय ने की थी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना। जबकि भारत की बात करें तो 1925 में कानपुर में सत्यभक्त के नेतृत्व में सीपीआई की स्थापना की गई थी। एम.एन. रॉय जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य थे जो रूस में थी। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है वो रूस में थी, और एम.एन. रॉय इसके एक सदस्य थे। अब बात करें कि कांग्रेस के दो नेता जो साम्यवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो दो नेता थे जो साम्यवादी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। 1934 में भारत में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग थे जो समाजवादी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, साम्यवाद से प्रभावित थे। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इन सब ने मिलकर की थी। इनके प्रमुख नेता थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, तो इसके प्रमुख नेता में नाम आता है जयप्रकाश नारायण का, आचार्य नरेंद्र देव का और मीनू मसानी का। तो ये हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो वहाँ हमने सही से नहीं देखा था, तो यहाँ हमने देख लिया। आचार्य नरेंद्र देव का नाम किससे जुड़ा है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। साम्यवाद से प्रभावित जो था भारत में जो साम्यवादी क्रांति थी, तो उसमें और विदेश में जो साम्यवादी क्रांति थी उसमें ये फ़र्क था कि साम्यवाद से प्रभावित जो लोग थे भारत में वो हिंसक नहीं थे। यहाँ की जो साम्यवादी क्रांति थी वो हिंसक नहीं थी। हालांकि वर्ग संघर्ष की बात यहाँ भी कही गई थी। तो पत्रिकाएं जिन्होंने साम्यवाद फैलाने में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसमें नाम आता है नवयुग, जो मुजफ्फर अहमद द्वारा रचित पत्रिका है। तो नवयुग जो पुस्तक है वो मुजफ्फर अहमद की है। इन्होंने बंगाल में ये पत्रिका चलाई थी नवयुग, जिसके माध्यम से भारत में साम्यवाद फैला था। और अन्य पुस्तकों की बात करें तो नवयुग जो है वो मुजफ्फर अहमद की है, बंगाल में चली थी नवयुग। इसके बाद सोशलिस्ट ऐसे डांगे की पुस्तक है, यानी कि श्रीपाद अमृत डांगे। तो अमृत डांगे आपको याद रखना है, ऐसे डांगे सोशलिस्ट। और इनकी जो पत्रिका था वो बॉम्बे में प्रकाशन हुआ था सोशलिस्ट का। इसके बाद गांधी एवं लेनिन जो है वो भी ऐसे डांगे की है, ये भी बॉम्बे में प्रकाशित हुई थी। इनकलाब जो है गुलाम हुसैन की है, ये लाहौर में प्रकाशित हुई थी। और लेबर किसान गजट जो है वो एम सिंगारवेलू की पत्रिका है। तो इन सभी पत्रिकाओं ने साम्यवाद फैलाने में अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें नाम आता है नवयुग का, सोशलिस्ट का, गांधी एवं लेनिन। सोशलिस्ट और गांधी एवं लेनिन जो है वो ऐसे डांगे की है, बॉम्बे में प्रकाशित हुई थी। इनकलाब गुलाम हुसैन की है जो लाहौर में प्रकाशित हुई थी। और लेबर किसान गजट एम सिंगारवेलू और जो मद्रास में प्रकाशित हुई थी। भारत में वामपंथी आंदोलन का प्रभाव या योगदान क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य जो था वो राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक आज़ादी किया जाए। यानी कि पहले जब
लाहौर अधिवेशन 1929 में मांग की गई थी पूर्ण स्वराज्य की, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उस समय पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। तो ये जो पूर्ण स्वराज था वो केवल राजनीतिक आज़ादी से संबंधित था। लेकिन जब भारत में साम्यवादी क्रांति आई और वामपंथी आंदोलन देखने को मिला तब हमें ये पता लगा अगर भारत आज़ाद भी हो गया तो जो निम्न तबके के लोग हैं, SC ST के वर्ग, वो जमींदारों के कब्जे से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो वामपंथी आंदोलन का योगदान ये था कि इन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं होना चाहिए बल्कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक आज़ादी भी होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सभी को समानता मिलनी चाहिए, तभी आज़ादी मानी जाएगी। तो इसका प्रभाव हम कांग्रेस के कराची अधिवेशन में देख सकते हैं। कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो यहाँ जो है लक्ष्य जो है कांग्रेस का वो राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक आज़ादी तय किया गया था। जो वामपंथी आंदोलन है उसमें धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया था, सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया था। मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन आगे बढ़ाने में मदद की थी और ब्रिटिश शासन का भी विरोध किया जो पूंजीवादी थे। भारत में जो ब्रिटिश शासन था आपको ये पता है वो पूंजीवादी था और पूंजीवादी का विरोध करता था साम्यवाद। अब कमजोरियां क्या थी कि जो भारत में साम्यवादी आंदोलन था वो आपको पता है कि रूस से शुरू हुआ था साम्यवादी आंदोलन, और मॉस्को की राजधानी है रूस, तो मॉस्को से संचालित होता था। जो साम्यवादी यहाँ के नेता थे वो ज़्यादातर मॉस्को से संचालित थे और रूस एवं भारत की परिस्थितियों में अंतर था जिसे समझ ना सके थे वो लोग, क्योंकि भारत के बहुसांस्कृतिक समाज भारत में जो है उसको समझ नहीं सके, क्योंकि रूस की परिस्थितियों में और भारत की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो साम्यवादी आंदोलन को भारत में अलग रूप से संचालित करने की आवश्यकता थी और जो भारत के साम्यवादी नेता थे वो रूस की तरह संचालित करते थे, वो रूस की तरह देखते थे कि रूस में इसका क्या प्रभाव रहा था, रूस में किस तरह आंदोलन को संचालित किया गया था, जबकि भारत में अलग रूप से देखने की आवश्यकता थी। तो वो सही से पहचान नहीं पाए भारत के सांस्कृतिक समाज को। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम दौर में जब अंतिम दौर के वक्त जब जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया था तो रूस या USSR ब्रिटेन के साथ आ गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तो राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम दौर चल रहा था उस समय, तो उस वक्त जब जर्मनी ने रूस USSR पर जब हमला किया तो USSR ब्रिटेन के साथ आ गया। अब USSR जब ब्रिटेन के साथ आ गया तो भारत के जो साम्यवादी नेता हैं वो भी रूस के साथ थे। अब रूस जब ब्रिटेन के साथ आ गया तो वो लोग भी ब्रिटेन के साथ आ गए। तो इससे सेकंड वर्ल्ड वार में जब ब्रिटेन USSR के साथ जब आए तो भारत के जो साम्यवादी नेता हैं उनने अंतिम समय में ब्रिटेन का विरोध नहीं किया। तो ये भी कुछ कमजोरियां रही थी साम्यवादी आंदोलन या वामपंथी आंदोलन की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।